हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 दिन पहले आईसीएआई की तरफ से सितंबर 2025 की डेट शीट आ चुकी है और ये वीडियो मैं लेके आया हूं विद रिस्पेक्ट टू सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 में जो बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर दी लास्ट 3.5 मंथ्स जो हमारे लिए अब बचे हैं। एंड ये ओवरऑल मैं आपको बेटा सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे कैटर कर सकते हैं ताकि सितंबर 25 का जो हमारा अटेम्प्ट है उसके अंदर हम सीए फाउंडेशन क्लियर करके दिखाएं। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर बेटा हमारे पास में 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर 25 में पेपर देने वाले हैं। फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जिन्होंने मई 25 में पेपर दिए थे पर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं हुए, उन्हें पता है कि हमारा कोई ना कोई पेपर अच्छा नहीं गया, या जो बच्चे एलिजिबल थे मई 25 के लिए पर उन्होंने अपीयर ही नहीं किया, किसी वजह से उनके घर पे इशू हो गए, उनके हेल्थ इश्यूज हो गए। सो ये 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स है मई 25 वाले जो अब सितंबर 25 में फॉल कर जाएंगे। या तीसरे है काफी सारे बच्चे जिनका पहला अटेम्प्ट सितंबर 25 का फॉल करने वाला है, जो हमारे संपूर्णा 1 संपूर्णा 2.0 के स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी अप्रैल और मई से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है। सो दीज आर 3 सेट ऑफ स्टूडेंट। नाउ पहले मैं बात करने वाला हूं फ्यू मिनट्स के लिए इन सेट ऑफ स्टूडेंट की जो कैटेगरी 1 और 2 है। सो अगर बेटा आप देखते हैं हमारे पेपर जो शुरू हो रहे हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं? सर हमारे पेपर शुरू होने 16 सितंबर से, डेट शीट आ चुके हैं 16, 18, 20, 22, भाई डेट अब याद हो चुके हैं। तो आज अगर हमारे पास हम 1 जून को बैठे हैं, मैं ले रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए टाइमलाइन 12 सितंबर। सर 12 तक क्यों ले रहे हो? बेटा 13, 14 और 15 तो बाहर ही निकाल दो ना, वो तो अकाउंट्स के लिए, पहले पेपर के लिए। तो हम लास्ट 3 डेज तो अकाउंट्स ही पढ़ते हैं, तो आपके लिए जो कट ऑफ है एक बार के लिए 12 सितंबर लेके चलो। तो वहां तक अगर मैं प्रिसाइजली डेज कैलकुलेट करूं, क्योंकि जुलाई अगस्त में एक एक दिन फालतू ही मिल गया, तो ऑलमोस्ट आपके 104 डेज बैठते हैं। नाउ कंसीडरिंग द फैक्ट कि 9 डेज आपके मिसलेनियस फेस्टिवल वगैरह चीजों में निकल जाएंगे और 15 दिन मैं एक रैंडम लेके चल रहा हूं, ये वो बच्चे जिनका मई 25 में था, पेपर नहीं दे पाए, अच्छे नहीं हो पाए, कुछ सिलेबस पेंडिंग थे, तो उनके मैंने बोला है चलो 15 दिन आपने कुछ बैकलॉग वगैरह आपका सिलेबस वगैरह का था रेगुलर क्लासेस का, वो आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप तो मई 25 वाले बच्चे थे, ठीक है ना। तो अगर आपके कोई टॉपिक्स आपने पूरे के पूरे देखे ही नहीं थे, कर ही नहीं थे, 15 दिन उसके लिए रख दिए कि जिसमें आप कंप्लीट कर लेंगे अपने रेगुलर क्लासेस। तो इतने दिन बचेंगे जिसके अंदर में अब आप लोगों को तो बेटा क्या करना है, 2 से 3 रिवीजन पक्का प्लान करने भाई, क्योंकि आपका टाइम तो पहले ही मई 25 का था, दिया नहीं है, पेपर अच्छे नहीं हुए, तो इस बार तो हमें रिस्क लेने का ही नहीं है। तो कम से कम 2 से 3 रिवीजन, मैं तो बोलूंगा 3 रिवीजन करनी है। और एक मैंने आपको टेंटेटिव भी बता दिया, इतने इतने रिवीजन डेज रखने, पहली ज्यादा अगली कम अगली कम। हाँ रिवीजन कैसे करनी है उस पर आता हूँ अभी। तो ये आप रख सकते हैं, इतनी रिवीजन करनी है उन बच्चों को जिनका मई में था और अब सितंबर में देने वाले हैं। नाउ कैटेगरी 3 वाले बच्चे जो हमारे संपूर्ण 1 2 के अभी वाले बच्चे जो इनरोल्ड हुए हैं, बेटा उन बच्चों के लिए क्या है, मैं एक एक्सपेक्टेड लेता हूँ क्योंकि उनके बैचेज अप्रैल और मई में अभी शुरू है, तो कहीं ना कहीं उनके बैचेज एक्सपेक्टेड ले रहा हूँ 20 अगस्त तक आपके होंगे प्लस माइनस फ्यू डेज। कोई सब्जेक्ट हो सकता है थोड़े दिन पहले हो जाए, कोई सब्जेक्ट बाद में हो जाए, संपूर्ण 2 वालों के बिल्कुल ही थोड़े आखिरी में जाके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बैचेज लेट शुरू है। तो उस केस के अंदर में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ना सिर्फ और सिर्फ 30-35 दिन बचेंगे आपके एग्जाम के लिए, मतलब उतने या उससे कम उतने ही बचेंगे ना। यहां पर मैं आपके रिवीजन का टाइम कम है, बट एक आप एक लेके चलो कि मुझे सिलेबस खत्म होने के बाद भी एक बार के लिए 2 रिवीजन का प्लान करना होगा। वो कैसे, वो चलो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि आपके लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है, अभी कैसे तब तक समय निकालना है, एक ये भी तो चाहिए ना हमें। तो आप लोगों के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग साथ साथ रिवीजन कर दे, क्योंकि आपकी तो रेगुलर क्लासेस चल रही है चारों सब्जेक्ट की, आप लोग तो पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो क्लासेस के अंदर में, तो आप लोग को साथ की साथ रिवीजन करते चलनी है डे पे। अब थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी अपनी, कि हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से करते जा रहे, चीजों को साथ के साथ याद करते जा रहे हैं, और हम अपने पास अभी से जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह है जैसे अकाउंट्स के अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस अभी से सिलेक्ट करते जा रहे हैं। हम बाद का वेट नहीं करेंगे, तैयारी तब नहीं शुरू होगी कि जब बैच खत्म हो गए, तैयारी अभी से चलेगी। हम ये नहीं बोलेंगे हम रिवीजन उसके बाद करेंगे, हमारी अभी साथ के साथ चलेगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है आप सही बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे अभी अप्रैल मई के अंदर इनरोल्ड हुए हैं, ठीक है ना। सो उन बच्चों को इन चीजों का ध्यान रखना है। नाउ जब आप रिवीजन करते हैं एनी सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो कुछ चीजों का आप लोगों को बेटा ध्यान रखना है इन एवरी सब्जेक्ट। सबसे पहले जैसे आपके पास में बेटा अगर मैं बोलूं, जैसे जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो मान लीजिए अकाउंट के सब्जेक्ट के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। जैसे हम कोई भी चैप्टर करते हैं तो कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स है वो करने ही करने, प्लस आप एक बार के लिए सारे क्वेश्चन नजर घुमा रहे, ठीक है ना, और उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चन, कौन कौन से डिफरेंट है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए और फिर अगले क्वेश्चन में क्या होता है, यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अच्छे पॉइंट्स है, या इस क्वेश्चन में 70% सेम था, सिर्फ ये 2 या 3 ही पॉइंट अच्छे थे। जैसे फाइनल अकाउंट्स में होता है बेसिक सारी चीजें सेम है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ऐसी चीजें डालनी, बट कुछ एडजस्टमेंट अच्छे है, तो सिर्फ उस एडजस्टमेंट को मार्क कर लिया। तो कुछ बेस क्वेश्चंस हो गए जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कुछ एडजस्टमेंट, और आपने क्या करना है बेटा, सिर्फ मैं बोलता हूं
सारे क्वेश्चन हाथ से नहीं लिखने देखने होते। बच्चे ये बोलते हैं सर प्रैक्टिस करने के समय क्या हमें सारे हाथ से करने, नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं होता अभी। तो आप मान लीजिए 50 to 60 70% आप हाथ से कर सकते हैं, दैट इज वेल इन सफिशिएंट, बहुत है, ठीक है ना। सारे नहीं कर सकते बिकॉज हमें समय बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है ना, हमें समय को ध्यान में रखना है। अब लॉज है सब्जेक्ट के अंदर में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, हैंड रिटन नोट, समरी नोट्स अपने साथ साथ बनाते चले। वैसे आप लोगों को टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं तो उनका भरपूर फायदा उठाए। जहां आपको लगता है आपको यार अच्छा अपनी तरफ से आप बना सकते हो, आप बना लीजिए, ठीक है ना। रिटर्न प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यार। एआई का तो है अल्टीमेटली टूल दिया हुआ है पीडब्ल्यू पे, तो आप उसका फायदा उठाए, अपनी रिटर्न प्रैक्टिस करते चले। डेली का एक मान के चलो मेरे को 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्यूमुलेटिव रिवीजन, जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने पास में कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, तो उस चैप्टर में क्या करना है, अगर उसमें 5 दिन आपने रखे रिवीजन के, तो यार डे 1 पे जो पढ़ा, अगले दिन जब डे 2 पे आऊंगा तो पहले डे 1 वाला रिवाइज करूंगा, डे 3 पे जब आऊंगा 1 और 2 वाला करूंगा रिवाइज। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, प्लीज मान लीजिए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमेशा क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है, ठीक है ना, ताकि आप जितनी बार रिकॉल कर रहे हैं आपको टाइम भी कम लगेगा और आप देखते जाना आपके पास चीज दिमाग में फिट होती जाएगी। एंड फोकस ऑन की वर्ड्स, जो की पॉइंट्स होते हैं, की केस लॉज होते हैं, सेक्शन होते हैं, जो आपको टीचर बताते हैं वो उस पर ध्यान देना। मैथ्स इको के अंदर बेटा शॉर्ट नोट्स आपको बहुत मदद करते हैं ऑफ द कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरी की जो चीजें हैं, जो टीचर्स ने मार्क कराई हुई आपको नोट्स दिए हुए उनका, या आपने अपनी तरफ से बनाए वो अपने पास जरूर रखो, ठीक है ना। एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो तो अभी मे के पेपर के बाद मैथ्स में तो पता ही चल गया भाई, पेपर कैसा मर्जी आ सकता है बेटा, हमेशा याद रखना। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, ये कोई रूटीन का नॉर्मल एग्जाम नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम बेटा। कोई भी पेपर आ सकता है आपके पास। इस बार अगर मैथ्स का टफ आया, जो बच्चों को अपने ओपिनियन है, तो अगली बार कोई और आ सकता है। हमें तो अपना बेस्ट तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट के अंदर में। बट इतनी बात पक्की होती बेटा, अगर कोई पेपर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं भी आता, कहते हैं अब टफ आता है, पर उसमें फिर भी 60-70 नंबर का ऐसा पेपर होता है जिसे हम इजीली कर सकते हैं, अगर हम ना घबराए और अगर हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करके गए हो। जितनी चीजें हमें बताई जा रही होती हम सारी करके जा रहे थे, फिर भी 60-70 इजीली लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें वर्स्ट की तैयारी करनी है, तो वो ध्यान रखना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बेटा। मैथ्स सीखो के एमसीक्यू उसकी जितनी कर सकते हो उतनी, एंड डिफरेंट क्वेश्चन वहां से अभी सिलेक्ट करते चलो। कुछ तो सिंपल होते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन लगे, ट्रिकी लग रहे उन्हें अभी मार्क कर लो। काफी चीजें तो नोट्स के थ्रू ही कवर हो जाते हैं, तो उनके क्वेश्चन द्वारा से जो डिफरेंट है उनको मार्क करते चलो, ठीक है ना। एक अब इस चीज का फायदा बच्चों को बोलता हूँ हमेशा उठा सकते हैं, जैसे जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं संपूर्ण 1.0 में बच्चे, तो बेटा उन बच्चों के पास में जो नोट्स गिवन है उसके अंदर देखिए हमारा 100% स्टडी मटेरियल कवर्ड है, आपके पास आरटीपीज कवर्ड है सारे के सारे, मई 25 तक के कवर्ड है, पीवाईक्यूज कवर्ड है जैन 25 तक के, एमटीपीज कवर्ड है। तो आप बच्चों के लिए क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट में कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि बेटा यहाँ पर में सीए के अंदर में एक ही चीज कही जाती है, हमारा आईसीए के स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गए, आरटीपीज पीवाईक्यूज एमटीपी से सारे करने, तो इसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी कवर करके रखा। तो आपको क्या करना है, आप अपना जब चार्ट ऑफ सोर्सेज बनाइए, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का क्या ये सारी चीजें कर ली। तो मेरे वाले में जैसे बची क्या क्या आपने उस चैप्टर का असाइनमेंट क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, आप यहीं पे अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिख सकते हैं। बस बची हुई ये चीजें रह जाएगी, तो जब जब आएगी तब तक हम इनको टिक कर लेंगे, ताकि आपको कंट्रोल रहेगा क्या मैंने इस चैप्टर का ये चीज कर ली कि नहीं कर रही। एंड दिस यू हैव टू मेक फॉर एवरी सब्जेक्ट, सो दैट यू हैव अ कंट्रोल कि क्या मैं हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में ये चीजें कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं, ठीक है ना। तो वो ध्यान जरूर रखने का आप लोगों को। जो बच्चे इवन सेल्फ स्टडी करते हैं वो कोशिश करें कम से कम पिछले 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपी पीवाईक्यूज जरूर करने, ठीक है ना। तो वो अपने पास में जरूर करना बेटा। तो उसके लिए हमेशा चार्ट ऑफ सोर्सेज में फॉर एवरी सब्जेक्ट बनाओ, तभी आप लोगों का कंट्रोल रहेगा, वरना तो आप अपने पास में बेटा भूल ही जाएंगे ना किस सब्जेक्ट का किस चैप्टर का मेरा क्या चीज होगी है, क्या चीज पेंडिंग है। तो आप अगर इसको मेंटेन करते हैं तो आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी, आप सिलेक्टिव नहीं करेंगे और आपका कंट्रोल रहेगा ओवर सब्जेक्ट। नाउ देयर आर सर्टेन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे को और करनी है आप लोगों से, जिनका आपको रिवीजन में आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। बेटा सीए फाउंडेशन में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आपको किसी सब्जेक्ट से हो सकता है कि ज्यादा प्यार भी ना हो, आपको लगता हो मजबूरी से पढ़ना पड़े, बट बेटा आपको चारों ही पास करने हैं। तो आपकी नजरों में चारों सब्जेक्ट बराबर होने चाहिए। मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं उससे मतलब नहीं, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट आपके लिए चारों बराबर है यार। हाँ ये सब्जेक्ट जरूर होता है, ये होता है कि किस सब्जेक्ट को करने में ज्यादा टाइम लगना है, किसी को करने में कम लगना है। मान लीजिए इको के सब्जेक्ट में आपके पास फटाफट से हो जाता है, कई बार बच्चे एमसीक्यूज फटाफट करते हैं, अकाउंट्स लॉ में टाइम लगता है, सब्जेक्टिव है, क्वेश्चंस करने अपना लिख के देखना है, वो अलग बात है। बट आपकी नजरों में चारों बराबर, और हमें पास सब में होना है बेटा। एक में भी अगर 40 से कम आगे ना, तो बेटा चाहे एग्रीगेट 200 मार्क्स का बन जाए, आपको अगली बार चारों देने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको तो पास सब में होना है, एग्रीगेट जबरदस्ती से बनाना है, हम तो 300-350 लेके आने हैं, तो सारे सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर है। स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स इन। जब आप रिवीजन फेज में भी आते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ रिवीजन फेज में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट एक दिन में रखें। आप ये मत बोलिए कि यार मैं एक ही सब्जेक्ट को एक दिन पूरा पूरा पढ़ूंगा, जनरली नहीं, क्योंकि इतना आपके पास होता नहीं है कि आप अपने पास में पढ़ सके, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है।
तो अब 2-3 सब्जेक्ट को अपने पास रख सकते हैं। जो बच्चे हमारे रेगुलर बैच को तो डेली 4 पढ़ ही रहे, पर जो बच्चे अपने मे वाले थे अब तो सिर्फ वो पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो 2 से 3 सब्जेक्ट अ डे इज सफिशिएंट। स्टडी ड्यूरेशन बेटा इतनी जरूर रखी इफेक्टिव। अब जो बच्चे रेगुलर बैच के वो तो ऑलरेडी हमारे पास में 8 घंटे की तो ऑलमोस्ट क्लासेस लगा रहे, 7-8 घंटे की। बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, समय आपके पास थोड़ा सा टफ है, बट ये अगर 3.5 महीने मेहनत कर ली ना, ये फाउंडेशन निकल जाएगा। कोई भी चीज जीवन में आसानी से नहीं मिलती बेटा, सेक्रीफाइसेस मांगते हो। और ये तो सीए की डिग्री यार, बिना पढ़ाई करे बिना मेहनत करे कैसे सोच सकते हम निकल जाएंगे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो ये समय तो हमें देना पड़ेगा। जब हम आए इस कोर्स के अंदर में तो हम इतना टाइम तो डिवोट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़े, डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अपने पास आपका बना होना चाहिए, ठीक है ना। टेस्ट जरूर दे। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो बेटा आपको कभी भी अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी टेस्ट होते हैं कोशिश करें मैक्सिमम देखें, खासकर जो लास्ट में मॉक टेस्ट होते हैं हमारी तरफ से, मास्टर टेस्ट सीरीज, वो अपने पास में जरूर देनी है आप लोगों ने। स्पेशल फोकस रखें, जैसे अकाउंट्स में ऑलरेडी कवर्ड है बुक के अंदर, मान लीजिए मेरी बुक में, आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका ये इंश्योर करना है आपको बस कि यार मैं सिर्फ स्टडी मेट के भरोसे नहीं, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीबी मेरे को करने हैं, बिल्कुल भी नहीं, बट एटलीस्ट कम से कम पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के करूंगा, ठीक है ना। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। बेसिकली लॉ के लिए मैं बोलता हूँ, अकाउंट्स के लिए, बाकी में तो एमसीक्यू, तो प्रैक्टिस करने का क्योंकि अल्टीमेटली बेटा देखा जाता है बच्चे रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, बाद में यही आता है कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ी। बेटा स्पीड बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है, इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस, इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना चीजों का पता चलेगा, आपको उतना बेटर होगा। एंड मेक यूज ऑफ द रिवीजन वीडियो। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट वाईटी पे ऑलरेडी डला हुआ है, हमारी बहुत सारी सीरीज है आपके पास, अगस्ता, चाणक्य की सीरीज, मैराथन वीडियोस बहुत सारी डली हुई है, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। जब भी आपको लगता है कोई टॉपिक में दिक्कत है, जो रेगुलर बैच के बच्चे उनके साथ क्लासेस में हो रहा है, ठीक है ना, जो बच्चे इनरोल्ड है हमारे साथ वो डाउट इंजन की फैसिलिटी का यूज उठाए, ठीक है ना। और अभी किसी चैप्टर को जल्दी रिवाइज करना है, जैसे मेरी मैराथन वीडियो, उसके अंदर में बेटा मैंने 3 या 4 वीडियो में सारा आपके पास कंटेंट कराया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उससे कभी भी चैप्टर को रिवाइज करना 2 से 3 घंटे में कर सकते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या आप फायदा उठा सकते हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। जब भी आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है, हमेशा मैं तो ये बोलता हूँ बेटा सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग। आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि पेपर आपने देखा ना, आपको पता चलेगा अपनी गलतियों का। जब घर पे बैठे होंगे आप तैयारी करेंगे, सिर्फ हम कई बार क्या होता है लेक्चर 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 करते हैं, हम खुद किताब ही नहीं खोलते। जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा यार, खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा। तो खुद का दिमाग चलाने के लिए खुद बुक खोलनी पड़ेगी एक बार। कई बार सिर्फ हम लेक्चर देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, हम अपना दिमाग ही नहीं चलाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। एंड कुछ जनरल पॉइंट्स और मैं बात करूंगा, लाइक प्रॉपर स्लीप एंड डाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नींद पूरी हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास जरूरी है। कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है, मोटिवेशन लेके एक बार पढ़ना शुरू कर देता है फटाफट से, बट होता है कि यार हफ्ते बाद 10 दिन बाद तबियत खराब हो जाएगी, उसका फायदा क्या अगर हम नींद ही पूरी नहीं ले रहे। इसीलिए आपके पास बीच बीच में ब्रेक भी जरूरी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करिए, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज हमें अपने पास में कैरी ऑन करना है अपना मोमेंटम, नॉट सिर्फ अगला 1 महीना यार, अगले ऑलमोस्ट 4 महीने तक मोमेंटम कैरी करना है, 22 सितंबर तक रखना है अपना मोमेंटम। तो वो कैसे होगा, जब अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत बीच बीच में छोटी ब्रेक्स भी लेते रहेंगे, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। बेटा बहुत लोग डराएंगे, बहुत लोग बोलेंगे बहुत कुछ, ये टफ है, ये है, वो है, कुछ नहीं। आपने अपने पास ठान लिया कि मैंने करके दिखानी है, तो वो बिल्कुल हो जाएगी, तो घबराना नहीं है। एंड प्रिपेयर रहना, हमने तैयारी अपनी बेस्ट करनी, हमारे हाथ में क्या तैयारी, वो हम अपनी बेस्ट करेंगे, वो हम अपनी बेस्ट करेंगे। आप बच्चों में से ही, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बच्चे यार अपने पास देश में पास होते ना, तो आप में से पास हो ना, वही बच्चे पास हो रहे, सबके पास उतना ही टाइम है। अब आप अपने बचे हुए समय को कैसे यूज करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। सो मार्क माय वर्ड्स बेटा, जो बचे हुए आपके 100-105 दिन है ना, उसको अपना बेस्ट दे दो, और बाकी सारी चीजों से हट जाओ, बाकी जितनी डिस्ट्रैक्शंस है उनको अपने जीवन से हटा दो, और ये बचा हुआ समय सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे, जो आपका गोल है, जो आपका सपना है बनने का भी, जो आपने सोचा है सीए करने का, जिस बेस पे आपने फॉर्म भरा था, उस पे लगा दो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अटकलें माइंड में आती रहेगी, बट उन सबको हटा दीजिए एंड नेवर गिव अप। बिकॉज मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ, द ओनली फेलियर इन लाइफ इज व्हेन यू से आई गिव अप, एंड आई नो यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। आप अपना बेस्ट देंगे जो बचा हुआ समय, तो लगा दो एड़ी चोटी का जोर, और करके दिखाना है सितंबर का एग्जाम क्लियर, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत सारा और बहुत रेलिवेंट कंटेंट आता रहेगा बेटा आप लोगों के लिए, जब भी हमें रेलिवेंट लगेगा। बट अभी के लिए पूरे का पूरा समय लगाइए अपनी पढ़ाई पे, और जोरदार तरीके से तैयारी करिए, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा बाद में।